Hello everyone, my name is Dr. Dilip Kumar and I'm founder of CMT, Center of Therapy and also founder of this academy. Let's continue with the presentation series. ये सीरीज मैंने सेंस में स्टार्ट की थी कि डिफरेंट स्टूडेंट्स थे मेरे जो डिफरेंट प्रेजेंटेशन थी उनके ऊपर मैं लेक्चर दे रहा था, तो दे वर सेइंग ये प्रेजेंटेशन मेरी नहीं है, मैं एक शो ये ऐसे ही मुझे स्टूडेंट भेजते हैं, मैं उसके ऊपर ना लेक्चर बनाकर उसको रिकॉर्ड करता हूँ और फॉर द सेफ साइड जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. सो लेट्स कंटिन्यू ये प्रेजेंटेशन. एज यू कैन सी दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रोक. ये स्ट्रोक के हवाले से है. तो हम देखेंगे स्ट्रोक जिनको आम लफ्जों में हम जो है वो फालिज कहते हैं. तो हम स्ट्रोक को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि स्ट्रोक में जो है वो उसके मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. ये इस प्रेजेंटेशन के थोड़े बहुत कंपोनेंट्स हैं. उसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, कि उसकी etiology देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, कितनी पॉपुलेशन में चांसेस हैं डेवलप होने के, उनको देखेंगे. उनके रिस्क फैक्टर्स वन बाय वन करके गो थ्रू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ इंट्रोडक्टरी कि व्हाट इज द स्ट्रोक. स्ट्रोक को आम लफ्जों में हम जो है वो फॉलिज कहते हैं. सीवीए सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट भी कहा जाता है. ये इसका शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन है. और दैट इज अ सडन लॉस ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन दैट कैन बी कॉज्ड बाय द इंटरप्शन ऑफ अ ब्लड फ्लो टुवर्ड द ब्रेन. जब एकदम से ही बीपी शूट अप कर जाए, या बहुत सारे वजूहत है, उसके हम टाइप्स में देखेंगे. इस्कीमिक है, हेमरेजिक है. 80% इस्कीमिक होता है, रिमेनिंग हेमरेजिक भी होता है. दोनों में हम देखेंगे, लेकिन आसान लफ्जों में अगर स्ट्रोक को हम डिफाइन करें तो स्ट्रोक की डेफिनेशन ये है कि एकदम से जब ब्लड को ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है किसी भी इंटरप्रिटेशन की वजह से, आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से, किसी और इंटरप्शन की वजह से. अगर ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलती कुछ मिनट्स के लिए भी, तो उसको हम आमतौर पे सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक कहा जाता है. स्ट्रोक अमूमन ब्लड शूटअप की वजह से जो हो रहा होता है, तो उसकी भी वजह यही होती है कि ब्रेन को, जो हमारी फुल बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, जिसकी वजह से, तभी इसके नाम में ही सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है. एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें जो सेरिब्रोवेस्कुलर है उसकी वेसल्स, सेरिब्रोवेस्कुलर तो वेसल्स हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती है, उनमें अगर इंटरप्शन हो जाए, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो रहा होता है. वन बाय वन करके उसको डिस्कस करते हैं. मेनली इसके टू टाइप्स हैं, इस्कीमिक और हेमरेजिक. इस्कीमिक में क्या होता है, जो कि 80% पॉपुलेशन में जिनको स्ट्रोक होता है उनमें 80% केसेस जो है इस्कीमिक के हैं. इस्कीमिया मतलब जब ब्लड सप्लाई जो ब्रेन को सप्लाई जा रही है उसमें इंटरप्शन हो जाए तो उसको हम इस्कीमिया कहेंगे. तो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो सेल डेथ की तरफ चले जाते हैं, नेक्रोसिस की चले जाते हैं वगैरह. तो इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप है अबाउट विच अफेक्ट 80% ऑफ द इंडिविजुअल विद द स्ट्रोक. और जो टर्म है हेमीप्लेजिया इज ऑफन जनरली रेफर टू द वाइड वैरायटी ऑफ द मोटर प्रॉब्लम. जो वर्ड हेमीप्लेजिया है, हेमीप्लेजिया मतलब एक साइड का पैरालाइज हो जाना. पैरालिसिस और पैरासिस दो अल्फाज हैं. पैरालिसिस जब कंप्लीटली पैरालाइज हो जाती है कोई चीज, जब मसल कंप्लीटली डेड हो जाता है, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो मसल डेथ में चले जाते हैं, जिसको पैरालिसिस का नाम दिया जाता है. दूसरा होता है मसल वीकनेस, उसको हम बोलते हैं पैरासिस. तो टर्म जो हेमीप्लेजिया, हेमी मतलब आधा, हाफ, तो जब हाफ साइड पैरालिसिस होता है मतलब राइट आर्म ऑन राइट लेग, तो उसको हम हेमीप्लेजिया कहेंगे. तो जो टर्म हेमीप्लेजिया है वो भी समटाइम रेफर किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि ये यूज किया जाता है जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ मोटर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि स्ट्रोक की वजह से यूज होती है. तो हम वर्ड जो यूज करते हैं तो स्ट्रोक की वजह से भी हेमीप्लेजिया होता है. रीजन इज दैट आपका जो राइट साइड सेरिब्रल है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है. तो अगर हम सीटी स्कैन या जो भी हम स्ट्रोक की डिटेक्शन, जो न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन जो देख रहा होता है सीटी के थ्रू या डिफरेंट ब्रेन का सीटी के थ्रू या डिफरेंट देख रहे होते हैं, तो उसमें ये देख रहे होते हैं कि किस तरफ का स्ट्रोक इन्वॉल्व है. तो अगर किसी का आप फालिज देखते हो, पैरालिसिस देखते हो, लेफ्ट साइड का है, फिजिकली उसका लेफ्ट बाजू और लेफ्ट पैर उसके अफेक्टेड है, तो उसका सेरिबेरम का कौन सा हिस्सा जाएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. राइट साइड वाला जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है. अगर हम मोटर कॉर्टिकल्स की बात करें, क्योंकि हम सबको पता है उनके न्यूरॉन डाइकासेट करके जाते हैं, डिकसेशन होती है, और राइट साइड कंट्रोल लेफ्ट साइड ब्रेन कंट्रोल राइट साइड. तो एक जनरल टर्म है. तो जो हेमीप्लेजिया वर्ड है वो भी एक मोटर प्रॉब्लम अमूमन स्ट्रोक की वजह से देखने को बहरहाल मिलती है. उसके अलावा चेंजेस, द चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑब्वियस बात है आपका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि एक सारी मोटर एक्टिविटी जो है ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, जब उसको ही ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा तो ये चीजें हो जाती है. इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है, वो हम वन बाय वन करके. इम्पेयरमेंट मतलब सेंस फंक्शनल लॉस, किसी भी स्ट्रक्चर का लॉस हो तो उसकी वजह से उसका फंक्शनल लॉस हो जाना, दैट इज इम्पेयरमेंट. मोटर प्रॉब्लम, सेंसरी प्रॉब्लम होती है, मोटर प्रॉब्लम्स भी होती है, कॉग्निशंस भी होती है, परसेप्चुअल और लैंग्वेज फंक्शन. इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो लोकेशन और जो एक्सटेंट ऑफ द ब्रेन इंजरी है एंड द अमाउंट ऑफ कोलेटरल ब्लड फ्लो, ये देखने होती है. अर्ली केयर मैनेजमेंट जो है देखते हैं, जो कि डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर. जिस तरह एक टीआई होता है, ट्रांजिएंट इस्केमिक
स्ट्रोक अटैक, वो माइनर स्ट्रोक कहलाता है और विद इन 24 to 40 ईयर्स, 1 या 2 दिन में उसकी रिकवरी वापस हो जाती है। तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं वो विद इन 2 डेज, 1 to 2 डेज कवर अप हो जाते हैं, तो उसको भी माइनर स्ट्रोक कहा जाता है। तो लोकेशन और सीवियरिटी भी डिपेंड करता है। अब लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द ब्रेन इंजरी, मतलब जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ है वो कितना परसेंट डैमेज है, उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, कौन से एरियाज को उसने टारगेट किया। लेट सपोज हमारे जो डिफरेंट 4 लोब्स हैं ब्रेन के, वो हर लोब डिफरेंट एरियाज को कवर अप करती है। जो मेन फ्रंटल लोब है वो आपके मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, ऑक्सीपिटल एरिया विजुअल को कंट्रोल करता है, दिस इज हाउ। और एक्सटेंड मतलब कितनी सीवियरिटी है, कितनी कितना जो लॉस हुआ है, कितना डेप्थ है, अगर हेमरेजिक है तो कितना खून दिमाग में फैल गया है, अगर इस्केमिक है तो कितनी कम, किन एरियाज को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो इन चीजों पे डिपेंड। क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है दो ही है, इस्केमिक और हेमरेजिक। तो टीआईए माइनर स्ट्रोक, तो स्ट्रोक दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इचियोलॉजिकल कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू द रीजन। मतलब रीजंस क्या है, वजह क्या है, इचियोलॉजी मतलब उसका कॉज। कि अगर थ्रोम्बोसिस है, जस्ट लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, थ्रोम्बस जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो आर्टरीज सप्लाई कर रही होती है वहां पर कोई थ्रोम्बस या एम्बोलाई, थ्रोम्बस डेवलप हो जाता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचता, अगर उसकी वजह से भी बीपी शूट अप कर जाता है, इम्बोलस हो गया या हेमरेजिक हो गया। तो इचियोलॉजी के बेस पे, कॉज के बेस पे जो है वो थ्रोम्बस, एम्बोला या हेमरेजिक है। स्पेसिफिक वेस्कुलर टेरिटरी के हिसाब से, मतलब कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्रेन की, आर्टरी को हम सेरेब्रल आर्टरीज कहते हैं, उसके हिसाब से अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी अफेक्टेड है तो एंटीरियर सेरेब्रल सिंड्रोम, मिडिल है तो मिडिल, पोस्टीरियर तो पोस्टीरियर, ठीक है। देन मैनेजमेंट कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो टीआईए जिस तरह मैंने आपको बताया था, ट्रांजिमिक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जिसकी रिकवरी विद इन 24, उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रोक की सिम्टम शो होती हैं, जस्ट लाइक ड्रूपलिंग शो होती है, आई अफेक्टेड होता है, स्पीच भी अफेक्टेड हो सकती है, बट वो माइनर होता है, इतना माइनर होता है कि 24 48 घंटे में रिकवरी हो जाती है, इसको माइनर स्ट्रोक भी कहते हैं। मेजर स्ट्रोक जो इस्कीमिक और हेमरेजिक है वो दोनों जो है वो मेजर स्ट्रोक में आते हैं। या डेटोरेटिंग स्ट्रोक, मतलब कोई प्रोग्रेसिव स्ट्रोक होता है जो बढ़ता जाता है, समटाइम स्ट्रोक अटैक 2 3 बार भी या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या यंग। ये 3 तरह की इसकी क्लास। एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें कि इनकी मेन कितनी पॉपुलेशन में दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं या कितना उसका परसेंटेज है, तो स्ट्रोक दुनिया में फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, मतलब मौत का चौथा सबसे बड़ा रीजन, लीडिंग रीजन जो है वो स्ट्रोक है, बिल्कुल। मतलब आजकल सबसे ज्यादा जो, आजकल नहीं मतलब एक ओवरऑल पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर सबसे ज्यादा जो अमवात हुई है, डेथ्स हुई हैं, उसमें जो लीडिंग फोर्थ लीडिंग कॉज है वो आपका स्ट्रोक है। और लीडिंग कॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी में, लॉन्ग टर्म जितनी भी डिसेबिलिटीज होती हैं, फालिज, ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी में ही आता है ना, तो उसमें भी ये लीडिंग कॉज है लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी में अमंग द एडल्ट्स, स्पेशली इन द यूएस, यूनाइटेड। एस्टिमेशन के मुताबिक जो है राउंड अबाउट 70 मिलियंस, मतलब राउंड अबाउट 70 लाख, 70 70 लैक्स मीन 7 मिलियन, सॉरी 7 मिलियंस अमेरिकन ओल्डर देन 20 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 20 साल से ऊपर भी, जो राउंड अबाउट 70 लैक्स अमेरिकन हैं जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, वहां पर ये स्ट्रोक एक्सपीरियंस किया गया। हाउएवर अलबत्ता स्ट्रोक जो है मोर ऑफनली 30 के बाद होता है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट, क्योंकि उनकी ज्यादातर जो यूएस वालों की डाइट है वो आपके पास ज्यादातर फास्ट फूड है, और फास्ट फूड और जो कोलेस्ट्रॉल से फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है जो इस्कीमिक अटैक है उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और ईच ईयर अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट 7,97,95,000 इंडिविजुअल्स दे एक्सपीरियंस स्ट्रोक, मतलब ईयरली अगर हम उसकी अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो एक साल में राउंड अबाउट 7,95,000, 7,95,000 स्ट्रोक लोगों को होता है। और अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन की जाए तो 6,10,000, 6,10,000 दे आर फर्स्ट अटैक, मतलब उनको फर्स्ट अटैक होता है। और उनमें से 1,85,000 को दोबारा अगेन एंड अगेन रिकरेंट स्ट्रोक भी होते हैं। तो इनकी अगर हम इंसिडेंस की बात करें, इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो 1.25 टाइम्स ग्रेटर होता है मेल में रादर देन फीमेल्स में। तो मर्द हजरात में 1.25 टाइम्स ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 टोटल पॉपुलेशन है तो मतलब 3 में से 2 में से ज्यादा चांसेस होंगे मेल में होने के, एक या अलबत्ता उससे कम फीमेल भी होंगे। बहरहाल एक रेशियो है 1.25। तो इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ड्रामेटिकली एज के साथ बढ़ता है, और अल्टीमेटली ये डबल होता जा रहा है 65 ईयर्स की एज में। इचियोलॉजी की अगर हम बात करें तो 3 चीजें हमने पढ़ी थी, थ्रोम्बस, एम्बोलस। और थ्रोम्बस मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस, जो ब्लड सप्लाई है अगर वहां पर किसी भी किस्म की रुकावट आ जाए
जिसकी वजह से ब्रेन की जो सप्लाई है, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जा रही है, अगर वहां पर किसी भी वजह से रुकावट आ जाए तो भी आपको जो है वो स्ट्रोक हो सकता है। इम्बोलस की बात करें तो डिसलॉज थ्रोम्बस, जो आपका थ्रोम्बस होता है वो एक रुकावट है, क्लॉट बना हुआ है किसी भी आर्टरी में। अगर हम उसको छेड़ते हैं मिसाल के तौर पे, या किसी भी वजह, जिस तरह डीवीटी है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, वहां पर थ्रोम्बस बना हुआ है। लेकिन अगर हम डीवीटी के पेशेंट में फिजियोथेरेपी करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, और कोई एक्सर्शन करवाते हैं, तो चांसेस है वो थ्रोम्बस जो है वो डिसलॉज हो जाए और इम्बोलाई में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन अल्टीमेटली इट कैन आल्सो लीड टू एम आई मायोकार्डियल, क्योंकि वो फिर हार्ट की आर्टरीज में जा सकता है, और तो वो एम्बोलस कॉज भी हो सकता है। तो मतलब आप समझ लें कि स्टेटिक है क्लॉट तो उसको थ्रोम्बस कहेंगे, अगर वो डायनामिक है, मूविंग है, तो उसको इम्बोलस कह सकते हैं। और दूसरा हेमरेजिक, हेमरेजिक के जो वजूहत हैं मेन, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, हाइपर टेंशन हो गया, एनोरिज्म हो गया, या एट्रोवीनस मेल फंक्शन, मेल फॉर्मेशन, मतलब जो आर्टरियल और वीनस का आपस में रिलेशनशिप है, अगर वहां पर कोई रुकावट या मेल फंक्शन हो जाए। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है स्ट्रोक के केसेस में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। उसमें क्या होगा, एक प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगी within the arteries, and that plaque is coming from the accumulation of lipids, fibrin complex, carb, मतलब ऐसा नहीं है कल आपने फास्ट फूड खाया और आज आपको ऐसा हो गया, इट इज नॉट लाइक दैट। सेवरल चीजें हैं जो मिल बांट के, एज फैक्टर होता है, एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मैक्सिमम आप कार्ब्स ले रहे हो, मैक्सिमम फास्ट फूड ले रहे हो, हाई हाई फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो डेफिनेटली स्लो एंड ग्रेजुअली वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो इट इज मेनली कैरेक्टराइज बाय अ प्लेक फॉर्मेशन, एक प्लेक बन जाता है, एक थ्रोम्बस बन जाता है, which is collectively as an accumulation of lipids, fibrin complex, carbohydrate and calcium deposits in the atrial wall। जब वो एट्रियल वॉल में अगर कोई प्लेक बन गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो ब्लड वेसल्स है उसका फ्लो है वो रुकावट में आ जाएगा। इट्स लाइक दैट कि जिस तरह पानी के ट्यूब्स होते हैं, अगर उसमें आप पत्थर फेंकते जाओ उस पानी की पाइपलाइन में, तो आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है, पानी का जो फ्लो है वो बढ़ जाने की वजह ये भी हो सकती है कि रुकावट की वजह से पहले पानी जो पूरे उसके पास सरफेस एरिया था निकलने के लिए, अब थोड़ा सा हिस्सा है, तो ब्लड फ्लो तो बढ़ जाएगा, लेकिन अलबत्ता रुकावट भी क्रिएट करेगा। तो ये जो ब्लड फ्लो की इंटरप्शन है बाय द, जो भी उसका प्लेग था, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग दैट अकर्ड एट सर्टेन साइट ऑफ द प्रोडिक्शन, ये प्रेडिक्ट समटाइम इंटरप्शन जो है वो कॉज कर लेता है, अगर वो इतना प्लेग जो है बन गया, एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से वेल्स मेल फंक्शन हो गई, रुकावट हो गई, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और अल्टीमेटली बीपी एकदम से शूट अप कर जाना, या समटाइम ऐसा भी होता है कि रगें फट भी जाती है, जस्ट लाइक इन हेमरेजिक स्ट्रोक। तो दीज जनरली इंक्लूड द बाइफर्केशन, कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन या एंगुलेशन ऑफ आर्टरी। तो ये सारी की सारी रुकावटें क्या क्या करवा सकती हैं? बाइफर्केशन मतलब डाइवर्जन करा देना, कंस्ट्रिक्शन रुकावट क्रिएट करवा देना, कंस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, ठीक है, और कंस्ट्रिक्शन मतलब नेरोइंग ऑफ द आर्टरी, डायलेशन या फट जाना, मतलब डायलेट करा देना, या एंगुलेशन ऑफ आर्टरी, या आर्टरीज की एंगुलेशन मतलब एंगल्स चेंज कर देना। So the most common site for the lesion to occur at the origin of a common carotid artery, जो most common site है जिसमें स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, वो एट द ओरिजिन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी का जो ओरिजिन है वहां पर होता है, या अल्टीमेटली उसकी ट्रांजिशन जब वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में ऊपर ब्रेन की तरफ, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जैसे ही असेंड करती है, ऊपर चढ़ती है, ब्रेन में जाती है, मेडुला ओब्लिगेटा के बाद ब्रेन को जब क्रॉस करती है, तो जाहिर सी बात है उसकी ट्रांजिशन होती है इनटू द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, या तो वहां पर, या अल्टीमेटली एट द बाइफर्केशन, जब आपकी जो मिडिल सेरेब्रल, जो मेन बाइफर्केशन होगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, तो जो मेन बाइफर्केशन है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड एट द जंक्शन ऑफ, मतलब ये कॉमन साइट्स है, लोकेशंस है, जहां पर अगर आपको ये प्लेग देखने को मिला, या प्लेग अगर उस इंसान को हुआ, तो स्ट्रोक के ज्यादातर चांसेस है, क्योंकि यही आर्टरीज ने अल्टीमेटली ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है। ये कॉमन साइट्स हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, प्रिफर्ड साइट्स है एथेरोस्केलेटिक लियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो उनकी मेन कह लें कि उसकी सबसे ज्यादा उसके ऊपर स्टडी है, वहां से उसकी इजाजत के साथ, परमिशन के साथ ये पिक्चर ली गई है। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट्स वेयर द एथेरोस्क्लेरोटिक स्क्लेरोटिक प्लेक या स्क्लेरोटिक लियन कैन अकर, एक्सपेक्टेड साइट्स हैं ये, जैसे ट्रिगर पॉइंट की एक्सपेक्टेड साइट्स होती हैं कि यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट डेवलप होने के चांसेस हैं, या यहाँ पर ज्यादातर होते हैं, दैट काइंड ऑफ थ्योरी। सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस की अगर हम बात करें, एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद हमारे पास सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जो है वो बताता है, थ्रोम्बोसिस वर्ड जिस वर्ड के लास्ट में लगता है वो बनने को इंडिकेट करता है, इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड क्लॉट विद इन द सेरेब्रल। देखिए सेरिब्रल मतलब सेरेब्रल, ब्रेन की आर्टरी, नंबर वन थिंग। थ्रोम्बोसिस मतलब थ्रोम्बस का बनना, इसीलिए उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है।
तो फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंटल क्लॉट, थ्रोम्ब मतलब क्लॉट का बनना सेरेब्रल आर्टरीज में, उसको कलेक्टिवली थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, या तो सेरेब्रल आर्टरीज में या उसकी ब्रांचेस में। तो इट शुड बी नोटेड दैट द लीजन ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल वेसल्स जस्ट लाइक कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी, दे आल्सो कैन प्रोड्यूस द सेम स्ट्रोक सिम्टम्स ऑफ अ स्ट्रोक। अब जो थ्रोम्बस है, जो थ्रोम्बाई है, दैट लीड टू द इस्कीमिया, वो इस्कीमिया करवा सकता है, मतलब अल्टीमेटली ब्लड जो जा रहा है ब्रेन को उसको रोक सकता है, या ओकलजन करा सकता है उस आर्टरी की, जिसकी वजह से सेरिब्रल इन्फॉक्शन, जिस तरह मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है, मतलब हार्ट के मसल्स को मायो मतलब मसल्स, हार्ट के मसल्स, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, हार्ट के मसल्स की ब्लड सप्लाई जब कम होती है उसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहा जाता है। उसी तरह जब ब्रेन की सप्लाई कम होगी तो उसको सेरिब्रल इन्फॉक्शन कहा जाता है, या अल्टीमेटली टिश्यू दैट, जिसको एथेरोथ्रोम्बोटिक ब्रेन इन्फॉक्शन, एबीआई भी कहा जाता है, जिसको आप आम लफ्जों में आप हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हो। तो ये जो थ्रोम्बाई है, इट आल्सो कैन बिकम अ डिसलॉज, मैंने आपको बताया था थ्रोम्बस डायनामिक भी हो सकता है, मूव भी कर सकता है किसी भी वजह से, लिखा हुआ डिसलॉज, या कैन ट्रेवल टू बिकम अ मोर डिस्टल साइड। ये भी हो सकता है कि डीवीटी में थ्रोम्बस काफ मसल में बना, आपने काफ को स्ट्रेस दिया, एक्सरसाइज करवाई, एक्सर्शन करवाई, वो थ्रोम्बस कन्वर्ट होके इम्बोलाई में कन्वर्ट होके टुवर्ड्स द अदर साइड जा सकता है, दूसरी तरफ जा सकता है और वहां पर प्रॉब्लम कर सकता है। उसको हम कहेंगे थ्रोम्बो सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। अगर वो ब्रेन की तरफ गया, अगर किसी और की तरफ गया तो वो एम्बोलाई कहलाएंगे, कहेंगे हम उसको। उसके बाद सेरेब्रल एम्बोलस, वही बात हुई कि सेरेब्रल एम्बोलस इज अ कंपोज्ड ऑफ द बिट्स ऑफ द मैटर, ब्लड क्लॉट और प्लैक जब दोनों मिलते हैं, इसमें लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ बिट्स ऑफ द मैटर, ब्लड क्लॉट और प्लैक दोनों मिला दो तो उसको हम एम्बोलस कहेंगे, राइट। दिस इज फॉर्म्ड एल्सवेयर एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये बनता कहीं और है, जिस तरह मैंने बताया डीवीटी में थ्रोम्बस कहाँ पे बनता है, काफ मसल में, लेकिन अगर वो निकल के कहीं और चला गया तो उसको एम्बोलस कहते हैं। तो लिखा हुआ है फॉर्म्ड एल्सवेयर, वो बनता कहीं और है और फिर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है, फिर वो ट्रेवल करता रहता है, एंड वो जो ट्रेवलिंग करता हुआ अगर ब्रेन की आर्टरीज तक पहुंचा, सेरेब्रल आर्टरी तक पहुंचा, वहां पर अगर ये वेसल्स में रुकावट क्रिएट करता है, इट कैन लीड टू द सेरेब्रल इन्फॉक्शन, वो ब्रेन का इन्फॉक्शन है, और अगर हार्ट में जाएगा तो मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ सेरेब्रल इम्बोलस क्या है हमारे पास, डिजीज ऑफ द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अगर कोई भी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, इनफैक्ट अगर आपके पास इनकम्पिटेंट जो वेल्व पोटेंसी है, जस्ट लाइक पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज है, वहां पर भी डीवीटी के चांसेस ज्यादा है, तो थ्रोम्बस के चांसेस आएंगे, थ्रोम्बस होगा तो एम्बोला होगा। तो जो मोस्ट कॉमन सोर्स है सेरेब्रल एम्बोलस का, वो है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की कोई भी डिजीज हो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की, तो वो सेरेब्रल एम्बोलस प्रोड्यूस कर सकता है। ओकेनली जो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं, दे आल्सो में प्रोड्यूस समटाइम्स सिस्टमिक प्रॉब्लम भी, लाजमी नहीं कि कार्डियोवास्कुलर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, सिस्टमिक डिसऑर्डर अदर देन डिसऑर्डर, वो भी जो है वो एम्बोलस को प्रोड्यूस कर सकती हैं, एंड दे में आल्सो प्रोड्यूस द सेप्टिक पेट एयर एम्बोलाई, जो कि सेरेब्रल सर्कुलेशन को अफेक्ट कर सकती है। सिस्टमिक जो स्ट्रोक है, दैट आल्सो में रिजल्ट फ्रॉम अ लो सिस्टमिक परफ्यूजन। अगर कोई सिस्टमिक परफ्यूजन लो है तो वहां से भी इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, जो कि रिजल्ट करेगा कार्डियक फेलियर को, मतलब कोई भी सिस्टमिक जो है, या सिस्टमिक कोई ब्लड सर्कुलेशन इशू है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, तो ये कार्डियक फेलियर की तरफ जाएगा। अगर कार्डियक फेलियर होगा तो जाहिर सी बात है वो ब्रेन ब्लड सही पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड सही नहीं पहुंचा पाएगा। तो जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, दे आल्सो कैन कम या मे रिजल्ट from a low systemic perfusion. Ultimately, that is the result of the cardiac failure. अब ब्रेन जब पूरी बॉडी को ही नहीं सप्लाई कर रहा तो वो दिमाग को भी नहीं करेगा, that can ultimately lead to a ischemic stroke. And then neurological जो deficits हैं that are produced with the systemic failure, they are global in nature with bilateral neurological deficit, उसको हम one by one करके देखें। अब हेमरेजिक स्ट्रोक जो है वो क्लियर कट नाम बता रहा है कि खून का बह जाना। इस्कीमिक में था कि कोई रुकावट आ गई और आर्टरीज जो है वो ब्लड प्रेशर शूट कर गया, राइट, लेकिन हेमरेजिक में खून बह जाता है। सो दिस इज द एबनॉर्मल ब्लीडिंग इनटू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर एरियाज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के एरियाज में खून का बह जाना, जब आर्टरीज फट जाती हैं तो खून बह जाता है, दैट इज द हेमरेजिक स्ट्रोक, राइट। हेमरेजिक का नाम ही है ब्लीडिंग ना। तो एबनॉर्मल अगर ब्लीडिंग हो रही है एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ब्रेन के एक्स्ट्रा वेस्कुलर एरियाज में, उसको दैट कैन बी रिजल्ट फ्रॉम जो सेरेब्रल वेसल्स है उनके फट जाने की वजह से। तो आर्टरीज जब फट जाती हैं और खून बह जाता है ब्रेन में, किसी भी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, या आर्टरीज की वजह से फट जाने की वजह से, उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहेंगे। और हेमरेजिक अमूमन इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से भी होता है। अगर कोई ब्रेन को इंजरी हुई है जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, दैट कैन आल्सो लीड टू द हेमरेज एज वेल। अब इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, intracerebral hemorrhage is caused by the rupture of cerebral vessels within the brain.
अगर ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग हुई है, सेरेब्रल जो वेसल्स हैं ब्रेन के अंदर, अगर वहीं पर ही फट गई इंट्रा सेरेब्रल, अगर किसी भी वजह से अगर जो वेसल्स हैं, सेरेब्रल वेसल्स हैं जो सब्सिक्वेंटली ब्रेन में मौजूद है, अगर वहीं पर उनकी ब्लीडिंग हो गई तो उसको हम इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं। तो प्राइमरली जो सेरेब्रल हेमरेज है, जिसको नॉन ट्रॉमेटिक स्पॉन्टेनियस हेमरेज कहा जाता है, नॉन ट्रॉमेटिक इस वजह से कि कोई एक्सटर्नल कॉज ना हो, कोई एक्सीडेंट, कोई हेड इंजरी, कोई ट्रॉमेटिक टीबीआई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ना हो, इंटरनल किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर सेरेब्रल वेसल्स विद इन द ब्रेन जो मौजूद है अगर वो फट जाए, उसको हम इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं। एंड अल्सी दैट typically occur in a small blood weakens by atherosclerosis ultimately producing any aneurysm. ओके जी, देन वी हैव अ सब अरेक्नॉइड। हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं, मेनिंजेस होती हैं, पाया, ड्यूरा एंड अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड के नीचे सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है, जिसमें सब अरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ फ्लूइड होता है। दरअसल यहाँ पर सवाल है सब अरेक्नॉइड हेमरेज दैट कैन अकर फ्रॉम अ ब्लीडिंग इनटू द सब अरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें सीएसएफ मौजूद होता है वहां पर, अगर दैट कैन अकर फ्रॉम अ ब्लीडिंग, अगर सब अरेक्नॉइड स्पेस में ब्लीडिंग हो जाती है, दैट कैन टिपिकली कमिंग फ्रॉम अ सेकुलर और अ बेरी एन्यूरिज्म। किसी भी टाइप ऑफ, ये दो टाइप हैं सेकुलर और बेरी एन्यूरिज्म की टाइप है, उसकी वजह से अगर सब अरेक्नॉइड स्पेस में ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हम कहेंगे सब अरेक्नॉइड हेमरेज, ठीक है, एंड अल्टीमेटली अफेक्टिंग द प्राइमरली लार्ज ब्लड वेसल। देन कंजेनाइटल डिफेक्ट, जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं दैट प्रोड्यूस वीकनेस इन द ब्लड वेसल्स वॉल एंड दे आर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द फॉर्मेशन ऑफ एन्यूरिज्म। अगर कोई बाय बर्थ डिफेक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसमें वीकनेस हो जाएगी, वो कमजोर प्रोड्यूस होंगी, जो कि मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एन्यूरिज्म का, एंड एन्यूरिज्म कैन लीड टू द स्ट्रोक। तो हेमरेज इज अ क्लोजली लिंक टू अ क्रोनिक हाइपरटेंशन। ज्यादातर जो हेमरेज होता है वो क्लोजली लिंक्ड होता है हाइपरटेंशन, बीपी शूट अप से। सडन एंड सीवियर cerebral bleeding that can also result in death with always, अगर एकदम से ब्रेन इंजरी हुई है जिसकी वजह से सेरेब्रल ब्लीडिंग हो रही है और ब्रेन का मोस्ट ऑफ द एरिया खून से जो है वो भर गया है, कवर अप हो गया है, तो विद इन एन आवर डेथ भी हो सकती है, राइट, बिकॉज जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है और पेशेंट का जो सबकॉन्शियस लेवल है, लेवल जो एलओसी है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेटली वो भी अफेक्ट हो जाता है, और जो एडजेसेंट कॉर्टिकल टिश्यूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू द ब्रेन स्टेम herniation that can ultimately lead to the, that can be the fatal or life threatening, that can cause the death as well. ओके जी, रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर्स मतलब कौन कौन सी चीजें मेनली करवा सकती हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया था हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन है। तो कोई हाइपरटेंशन हो गया मतलब बीपी बढ़ा हुआ रहना, हार्ट डिजीज, अगर किसी का ब्लड ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और वो मेडिसिन नहीं ले रहा तो वो हाई रिस्क पे है। हार्ट की कोई डिजीज है उसको, लेट सपोज, या डायबिटिक है या स्मोकिंग वगैरह जिस तरह है, तो इन अ पेशेंट विद एबीआई 70% जो हैविंग अ हाइपरटेंशन, 30% मतलब अगर जो इस्केमिक अटैक की अगर हम बात करें तो इस्केमिक स्ट्रोक में 70% अगर लोगों को इस्केमिक स्ट्रोक होता है तो उसमें 70% हिस्ट्री पेशेंट में हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, 30% कॉर्नरी हार्ट डिजीज मिलती है, और 15% जिनको कोई और कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है, सीएचएफ है, या 30% पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, या 15% डायबिटीज। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन का मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? आपकी डाइट, स्मोकिंग वगैरह। सो दिस को एग्जिस्टेंस ऑफ द वेस्कुलर प्रॉब्लम इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली विद द एज ऑफ द पेशेंट एज वेल। ये पेशेंट की एज के साथ भी जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। तो स्ट्रोक रिस्क इज इंक्रीज बाय 4 to 6 times इन अ पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर। जिन पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है उनमें स्ट्रोक के जितने भी रिस्क फैक्टर हम पढ़ रहे हैं ये 4 से 6 गुना ज्यादा उन पेशेंट में बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट जो कि जिसका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और एक का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो जाहिर सी बात है जिन पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उनमें जो स्ट्रोक के चांसेस सबसे ज्यादा, दैट इज ऑब्वियस थिंग। और वो एलिवेटेड कितना होगा? मोर देन नॉर्मल कितना होता है? 120, लेकिन मैक्सिमम 160/95 अगर किसी का रहता है तो वो एलिवेटेड है, ठीक है। अगर 160 से ऊपर है तो वो ब्लड प्रेशर शूट अप, मतलब वो हाइपरटेंशन में आएगा, उसको हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेनी चाहिए। बाकी जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है जो कि 30% है, वो भी इंक्रीज रहता है एलिवेटेड ब्लड। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो किससे एसोसिएटेड है? कोलेस्ट्रॉल लेवल से। या जो एक हमारे पास दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो आपका एचडीएल है, और हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि एलडीएल है। तो लो वो वापस का होता है एलडीएल लिपो, जो लो डेंसिटी लिपो। कार्डियक डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक रोमेटिक हार्ट वेस्कुलर डिजीज, एंडोकार्डाइटिस, या कार्डियक की कोई सर्जरी, कैबेज हो गया, बाईपास हो गया, ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं एम्बोला स्ट्रोक के हवाले से। एट्रियल फिब्रिलेशन
की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है 5 टाइम्स इंक्रीज रिस्क ऑफ द स्ट्रोक एज वेल। और 10% की अगर हम बात करें तो जो टीआई है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है, डेफिनेटली दे हैव अ मेजर स्ट्रोक पॉसिबिलिटी विथ 90 डेज, इस तरह करके। सो द पोटेंशियली देयर आर द सेवरल रिस्क फैक्टर्स, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मतलब जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर मॉडिफाइबल है। आप अगर डाइट का ख्याल रखें, मेडिसिन टाइम पे लें तो ब्लड प्रेशर मॉडिफाइबल है। और एक्सरसाइज करें, डाइट का ख्याल रखें, सिगरेट है मॉडिफाइबल है। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइबल नहीं होते, जस्ट लाइक हेरिडिटी है। अगर वो कार्डियक डिजीज हेरिडिटी में आपको मिल रही है, विरासत में मिल रही है, तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो पोटेंशियली जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, एक्सरसाइज आपके हाथ में है मॉडिफाइबल है, डाइट आपके हाथ में है, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन वो भी आपके हाथ में है, डाइटरी रिकमेंडेशन मॉडिफाइबल है, cessation of the cigarette smoking significantly decrease the risk as well। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देते हो तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। कंट्रोल ऑफ एसोसिएटेड डिजीजेज की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो भी आपके हाथ में है। और कार्डियक रिस्क प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो वो मोर मोर रिस्क पे होते हैं। और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास मॉडिफाइबल नहीं है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एज। एज तो आपके हाथ में नहीं है, एज तो वक्त के साथ साथ जाहिर सी बात है बढ़ती रहेगी। तो एज है, जेंडर है, जेंडर भी आपके हाथ में नहीं है। तो ये कुछ ऐसे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम एज की बात करें तो जो हजरात 50, 40, 50 प्लस में हैं, उन और अगर उनको ब्लड प्रेशर भी रहता है तो उनके टेंशन रिस्क रिस्क फैक्टर स्ट्रोक के जो चांसेस है वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द ओल्डर देन यंगर देन 50। जेंडर की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल जो रेट है खवातीन में स्लाइटली हायर है, लेकिन वो कौन सी लेडीज, जो अफ्रीकन और अमेरिकन है। लेकिन अगर हम एशियन हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर मेल हजरात ज्यादा होता है। फैमिली हिस्ट्री मैटर करता है, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इनको आप चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और इफेक्टिव स्ट्रोक प्रिवेंशन आल्सो डिपेंड ऑन इम्प्रूविंग द पब्लिक अवेयरनेस एज वेल। जहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है फॉर एग्जांपल स्ट्रोक की, तो वहाँ पर चांसेस ज्यादा होंगे। ओके जी, सो दीज आर द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क जहाँ पर आप और यूजुअली अर्ली कंप्यूटर जो टोमोग्राफी है, सीटी स्कैन, वो यूज किया जाता है ताकि जो अगर इस्कीमिक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके लिए सीटी स्कैन जो है वो किया जाता है, सीटी स्कैन देखा जाता है, मतलब एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट। और अगर आपको अर्ली रिकग्निशन मिलती है, अर्ली वार्निंग साइन मिलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको अगर देखते हो तो आप ये भी पॉसिबल है कि आप माइनर स्ट्रोक को मेजर स्ट्रोक में कन्वर्ट होने से भी रोक सकते हैं। समटाइम ये भी कहा जाता है कि एक बीच में एक ये भी स्टडी आई थी कि अगर किसी को स्ट्रोक का अटैक हो रहा है आपके सामने, तो विद इन अ मिनट आप क्या करें, उसकी फिंगर टिप से वहां पे एक एक नीडल लगाते हैं और उसका ब्लड ड्रॉपलेट्स कर लेते हैं, तो ब्लड जो इंटरनली ब्लड शूट अप कर गया, मे बी वो ब्लड प्रेशर सबसाइड हो जाए और मे बी माइनर से मेजर में जो जा रहा है स्ट्रोक, मेजर अटैक ना हो। तो चांसेस है कि वो माइनर स्ट्रोक ही रहे, तो विद इन 1-2 डेज कवर अप हो जाता है। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज इफ पॉसिबल, अगर आपको वो वार्निंग साइंस वगैरह सब पता है। ये वार्निंग साइंस है। वार्निंग साइंस क्या हो गया, अगर किसी में, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से वार्निंग साइन स्ट्रोक की दी गई है। तो सडन नमनेस और वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म और द लेग, एकदम से अगर पेशेंट ये हिस्ट्री दे, जिस तरह मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, पेशेंट एकदम से उसको अंजाइना का पेन होता है और स्पेशली लेफ्ट शोल्डर पे वो हाथ रखता है और वो क्रैश होने की, गिरने की जो क्लेंचिंग ऑफ पेन है, दैट काइंड ऑफ। तो स्ट्रोक में क्या होता है, सडन और नमनेस अगर पेशेंट फील करता है कि मुझे एकदम से मेरे किसी भी तरफ, राइट या लेफ्ट तरफ, बाजू में और फेस से उसकी सिम्टम जाहिर होंगी, लेकिन वो कहे कि मुझे वीकनेस फील हो रही है, झटका मुझे फील हो रहा है, तो दैट रिफ्लेक्ट्स टू द, और वो स्पेशली आर्म और लेग दोनों को टारगेट करे। नंबर टू, सडन कंफ्यूजन, एकदम से ही आप उसका देखो तो फेस उसका चेंज हो जाए और उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ा सा डाउन हो जाए, और मे बी ट्रबल इन स्पीकिंग, बोलने में दुश्वारी, दिक्कत हो, दैट कैन रिफ्लेक्ट कि शायद इसको बिठाया जाए, अटैक तो नहीं हो रहा इस तरह करके। सडन ट्रबल वॉकिंग, चलते चलते अगर चक्कर आना, गिर जाना, लाजमी नहीं कि हर चक्कर आना, गिर जाना स्ट्रोक की सिम्टम है, बट कैन बी द पॉसिबल, जस्ट लाइक डिहाइड्रेशन में भी इस तरह की सिम्टम्स होती हैं। तो डिजीनेस, चक्कर आना, लॉस ऑफ द बैलेंस और द कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा, एंड देन सडन सीवियर हेडेक विथ नो नॉन कॉज, अगर कोई रीजन नहीं है लेकिन एकदम से उसको सीवियरली हेडेक होने लगे, सो दीज आर द अलार्मिंग साइन, दीज आर द वार्निंग साइन, यू कैन इमीडिएटली कॉल टू द इमरजेंसी, या आप किसी भी कंसल्टेंट या फिजिशियन वगैरह को बता सकते हैं। सो दैट द स्ट्रोक इज एथेरोथ्रोम्बोटिक क्लॉट डिसॉल्विंग एंजाइम टिश्यू, लाइक बहुत सारे टिश्यूज हैं, जिस तरह टीपी है, यूरोकाइनेज है, प्रोटियोकाइनेज है, दैट कैन बी द एडमिनिस्टर्ड एज वेल। अगर स्ट्रोक जो है एथेरोथ्रोम्बोटिक है, आपको लगे कि इस्केमिक अटैक है,
तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। टू बी इफेक्टिव, जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है सच एज टीपीए जो हमने ऊपर डिस्कस किया, टिश्यू प्लाज्मो प्लास अमाइनोजिन एक्टिवेटर टीपीए दैट मस्ट बी गिवन विद इन 3 आवर्स। अगर थ्रोम्बो जो है वो एथ्रोथ्रोम्बोटिक स्ट्रोक अटैक है, तो आप विद इन जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे रहे हो, टीपीए दे रहे हो, दैट मस्ट बी गिवन विद इन द 3 इयर्स। मतलब सिम्टम जैसे ही शो हुई उसके विद इन 3 आवर्स, ठीक है, उससे ज्यादा लेट ना हो। एंड देन कैन नॉट बी गिवन विद द हेमरेजिक। तो आपको ये भी पता हो कि इसको हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं है, इस्कीमिक है। तो इस्कीमिक है तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे सकते हो, और वो भी विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर। और अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो वहां पर तो ये डेफिनेटली काम नहीं करेगी, अलबत्ता वो ब्लीडिंग को बढ़ा देगी। ओके जी, इंटरप्शन की अगर हम बात करें, तो अगर इंटरप्शन जो ब्लड फ्लो की है, पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें इस्कीमिक अटैक की, तो ब्लड फ्लो की अगर इंटरप्शन हो रही है ओनली फॉर अ फ्यू मिनट, मतलब 2 से 3 या 4 मिनट की भी अगर ब्लड फ्लो इंटरप्शन है ब्रेन को, तो स्ट्रोक के चांसेस हैं डेवलप होने के। अगर कंप्लीटली सेरेब्रल जो सर्कुलेटरी अरेस्ट है, दैट कैन रिजल्ट इन irreversible cellular damage with the core area of a focal within a minute cell। ट्रांजिशनल एरिया की अगर हम बात करें, अगर समटाइम जो है वो मेन एरियाज को फोकल इंफाक्शन करा लेता है, और मेन जो कंप्लीट सेरेब्रल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अरेस्ट कर लेता है, या मतलब वो उसकी वजह से इरिवर्सिबल सेलुलर डैमेज, मतलब कभी वापस नहीं आ सकता, दैट काइंड ऑफ द डैमेज हो जाए, तो वो विद इन मिनट्स फटाल हो सकता है। लेकिन अगर ट्रांजिशनल एरिया की अगर हम बात करें, जो उस कोर को सराउंड कर रहा है, वहां पर अगर होगा, तो इस्कीमिक जो कह लें कि नंबरा है, दैट कैन कंसिस्ट ऑफ द वायबल एज वेल एंड मेटाबॉलिकली लेथर्जिक सेल्स। इस्कीमिया क्या करता है, ट्रिगर करता है नंबर ऑफ डैमेजिंग एंड अल्टीमेटली इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई ना दे। ब्लड सप्लाई जब नहीं मिलेगी तो वो जो भी होगा, सेल होगा, जो भी चीज होगी वो काम नहीं करेगी, मसल होगा, ऑर्गन होगा। तो इस्कीमिया अल्टीमेटली ट्रिगर करता है नंबर ऑफ डैमेजिंग एंड पोटेंशियली रिवर्सिबल इवेंट्स, जिसको हम कहते हो इस्कीमिक कैस्केडेड कैस्केड्स। कैस्केड्स मतलब वो इस्कीमिक इवेंट्स जो इस्कीमिया की वजह से होते हैं, जब खून नहीं पहुंचता। फॉर एग्जाम्पल, एक मसल को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच, राइट, तो वो श्रिंक करेगा ऑब्वियसली, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको सप्लाई भी नहीं मिल रही, तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएगा, एट्रोफी की तरफ जा सकता है या डेथ की तरफ जा सकता है। दैट इज द इस्कीमिक कैस्केड। जिस तरह सेल डेथ की तरफ जाता है, नेक्रोसिस की तरफ जा रहा होता है, तो वो भी इस्कीमिक इस्कीमिया की वजह से हो रहा है, उसको हम कहेंगे इस्कीमिक कैस्केड। तो दिस इज फॉलोड बाय द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, और उससे क्या होगा कि इमीडिएटली फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। उस फ्री रेडिकल्स की वजह से रिलीज ऑफ एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट लाइक ग्लूटामेट हो गया, एस्परेट हो गया, इनका रिलीज हो जाता है, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड एनॉक्सिक डिपोलराइजेशन कराते हैं, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द इनएबिलिटी ऑफ अ ब्रेन सेल टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, उसकी सलाहियत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है, जो है वो ब्लड रुक गया, फ्री रेडिकल्स बन गए, इस्केमिक कैस्केड्स हो गए। अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इनएबिलिटी ऑफ अ ब्रेन सेल, ब्रेन सेल्स की एनर्जी बनाने की जो सलाहियत है वो भी खत्म जो है वो हो जाती है। पर्टिकुलरली कौन सी ब्रेन को एनर्जी चाहिए, आपको एटीपी। So the calcium influx, it also stimulates the release of the nitric oxide and cytokinin. So these both mechanics further damage the brain cell। अब वो जो एक पीछे वाला मैकेनिक्स था कौन सा था, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड एनॉक्सिक डीपोलराइजेशन, एंड along with calcium influx जो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड साइटोकाइनिन। these both mechanics मजीद जो ब्रेन सेल है उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनको डैमेज करेंगे। और अगर इस इंफाक्शन की जो एक्सटेंशन है, मतलब ये जो इंफाक्शन है, अगर 3 से 4 घंटे तक रहा, लेट सपोज, इट कैन बी द मोर प्रॉब्लमेटिक एज वेल। ठीक है, सो द रिसर्च एफर्ट दे आर ऑन गोइंग टूवर्ड स्टिल इनके ऊपर जो डेवलपमेंटल ऑफ ड्रग्स है जो कि रिस्टोर करें इन सारे इस्केमिक कैस्केड्स को, इसके ऊपर स्टिल रिसर्च एफर्ट जो है वो स्टिल ऑन गोइंग, स्टिल चल रही है टूवर्ड द डेवलपमेंटल ऑफ द ड्रग्स दैट माइट रिस्टोर द ब्लड सप्लाई एंड रिवर्स द मेटाबॉलिक चेंजेस ऑफ द इस्केमिक। ये जो भी हमने नेम्ब्रा एरियाज, ये भी जो भी हमने दो मैकेनिज्म डिस्कस किए थे, नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकाइनिन वाले, और एनर्जी और डिपोलराइजेशन वाले, एनॉक्सिक डिपोलराइजेशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाले, जो दोनों मैकेनिज्म जो फर्दर डैमेज कराते हैं, इसके ऊपर कौन सी इनको रिवर्स करने के लिए ड्रग्स जो यूज हो रही है उसके ऊपर स्टिल काम चल रहा है। ओके जी, सो इस्केमिक स्ट्रोक आल्ट्रो आल्सो प्रोड्यूस द सेरेब्रल एडिमा, मतलब इनडायरेक्टली एडिमा तो वैसे स्वेलिंग को हम कहेंगे। तो सेरेब्रल एडिमा जो कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड है, मतलब जब दिमाग में फ्लूइड का जमा हो जाना, एक्युमुलेशन हो जाना, जिसको आप एडिमा कहोगे। अगर दिमाग में हुआ तो उसको हम सेरेब्रल एडिमा कहेंगे।
तो वो भी विद इन अ मिनट्स हो सकता है। जब भी प्रॉब्लम होगी विद इन अ मिनट्स, जो भी इंसल्ट मतलब कोई भी एक्सीडेंट, चोट, ट्रॉमा, तो उस ट्रॉमा के बाद विद इन अ मिनट्स ये डेवलप हो सकती है। और मैक्सिमल इट कैन गो बाय 3 to 4 days, और ये 3 से 4 दिन तक भी रह सकती है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ टिश्यू नेक्रोसिस, टिश्यू सेल डेथ की ये रिजल्ट है। एंड अल्टीमेटली इट गोज अ वाइड स्प्रेड रप्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विद द मूवमेंट ऑफ वाटर एज वेल फ्रॉम द ब्लड इनटू द ब्रेन टिश्यू। और ये कहाँ से एडिमा डेवलप हो रही है, कहाँ से आ रहा है? दिस इज रिजल्ट ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस, जो टिश्यूज की डेथ हो रही है उनकी डेथ की वजह से। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है उसकी रप्चर होने की वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर हो रही है, कहाँ से? ब्लड से ब्रेन में जमा हो रही है, जिसको आप सेरेब्रल एडिमा कहते हैं। और ये जो स्वेलिंग है ये ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ कम भी हो सकती है, एंड अल्टीमेटली इट मे टेक 2 to 3 वीक, 2 से 3 हफ्ते उसको लग सकते हैं कम होने में। और अगर हम सिग्निफिकेंट एडिमा की बात करें तो वो आपका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसको भी बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन होगी। प्रेशर बढ़ जाना मतलब इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन होगी। और न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन, जो न्यूरोलॉजिकल नुकसान आप हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, अल्टीमेटली विद द कॉन्ट्रालेटरल एंड कॉर्डल शिफ्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर। मतलब कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड। तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि राइट साइड लेफ्ट साइड को कवर अप करता है, लेफ्ट साइड राइट साइड को कवर अप करता है। क्लिनिकल साइंस की अगर हम बात करें, एलिवेटिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स के क्लिनिकल साइंस की अगर हम बात करें, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब उसमें जो होश में रहने की जो सलाहियत है वो कम देखने को मिलेगी। अल्टीमेटली स्टूपर एंड कोमा एज वेल। वाइडेंड पल्स प्रेशर उनका बढ़ा हुआ मिलेगा, हार्ट रेट उनका बढ़ा हुआ मिलेगा, जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, वो सांस लेते लेते वक्त पॉज ले रहा होगा, जिसको काइंड स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहा जाता है। वॉमिटिंग और अनक्रिएटिंग प्यूपल्स, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व जो आपकी ओकुलोमोटर है, उनकी साइन देखने को मिल सकती है, एंड पेप्टिडीमा। वेल, सेरेब्रल एडिमा जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज है डेथ का इन एक्यूट स्ट्रोक। जिन एक्यूट स्ट्रोक में मोस्ट कॉमन डेथ का कॉज है सेरेब्रल एडिमा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है लार्ज इन्फार्क्ट इन्वॉल्विंग द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके जी, इसके बाद अगर हम आगे प्रोसीड करें तो मैनेजमेंट कैटेगरीज की बात करें तो टीआईए के बारे में मैंने बताया था कि वो विद इन 24 और 48 घंटे के अंदर उसकी सिम्टम। तो ये टेम्परली इंटरप्शन है ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जा रही है उनको एक वक्ती रुकावट होती है, और उसकी वजह से उसकी सिम्टम 24 48 घंटे में रिकवर भी हो जाती है, जिसको आप टीआईए का नाम देते हो। कोई भी रेजिडुअल ब्रेन डैमेज अच्छा खासा परमानेंट नहीं होता, बिल्कुल वक्ती होता है और हो जाता है। टीआईए दैट मे रिजल्ट फ्रॉम नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस हैं टीआईए के डेवलप होने के, जस्ट लाइक ऑकल्सिव एपिसोड्स हैं, एम्बोलाई है, सेरेब्रल परफ्यूजन का कम हो जाना, एरिथमियाज है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाना, सब क्लेवेन स्टील सिंड्रोम वगैरह वगैरह। मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर हम बात करें तो टीआईए एज अ प्रिकसर है टू द सस्पेक्टेबिलिटी फॉर द बोथ सेरेब्रल इंफार्क्शन एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो जो मेजर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है टीआईए की, क्या इसकी मेन सिग्निफिकेंस हो सकती है? इट इज अ प्रिकसर बेसिकली, कि उन पेशेंट में जिनको टीआई होता है उनमें सस्पेक्ट किया जा सकता है फॉर द बोथ, कि इसमें सेरेब्रल इंफार्क्शन भी फ्यूचर में हो सकता है या मायोकार्डियल, मतलब वो टीआई इंडिकेट करता है कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो काइंडली इसको ठीक से मजीद चेकअप किया जाए या मजीद जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। ओके जी, बात पेशेंट्स उनको जो क्लासिफाई किया जाता है जिनको मेजर स्ट्रोक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबल या यूजुअली सीवियर इम्पेयरमेंट्स। तो जो टर्म है हमारे पास डिटोरिएटिंग स्ट्रोक, डिटोरिएटिंग स्ट्रोक मतलब वक्त के साथ साथ बढ़ता जाना, जिनकी जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, स्टेटस है, वो बद से बदतर होता जाता है। इनफैक्ट हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद जिस तरह न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती है ना, कि वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते हुए जाना, मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मजीद भी बढ़ती जा रही है, तो उनका जो स्टेटस है, दिस चेंज इन स्टेटस मे बी ड्यू टू द सेरेब्रल आर सिस्टमिक चेंजेस। मतलब ये सेरेब्रल एडेमा या प्रोग्रेसिव थ्रोम्बोसिस की पहचान हो सकती है कि भाई शायद पेशेंट में एडिमा डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से पेशेंट को ट्रीट करने के बावजूद भी, एडमिट होने के बावजूद भी उसकी सिम्टम बद से बदतर होती जा रही है। बाकी इसे हम कहेंगे डिटोरिएटिंग स्ट्रोक। और जो कैटेगरी ऑफ यंग स्ट्रोक है उसको एसेंस में कहा जाता है वो स्ट्रोक जो एज मतलब एक 40 से पहले, जैसे हमने देखा यूनाइटेड स्टेट में 20 प्लस में भी लोगों को स्ट्रोक हो रहा, तो यंगर स्ट्रोक हम उन कहेंगे कि यंग हजरात में, स्पेशली जिनकी एज बिलो द 40 है, 45 है, उनमें अगर स्ट्रोक देखने को मिले उनको यंगर स्ट्रोक कहा जाता है। और सीवियरिटी और सिम्टम्स स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। लोकेशन कहाँ पर है इस्केमिक अटैक का, किन एरियाज को, साइज ऑफ इस्केमिक एरिया, कितना एरिया कवर अप किया है,
नेचर क्या है उसकी, फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व है, कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, रेस्पिरेटरी, ब्रोकास, स्पीच वगैरह, या अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल, ब्लड फ्लो। So this is done with the stroke. This was a small introduction regarding the stroke and ये ज्यादातर फार्मोलॉजिकल मैनेजमेंट था। मैं सून एक तो अनाउंसमेंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक स्ट्रोक के ऊपर एक बुक है, और जो राउंड अबाउट 8 to 900 पेजेस के ऊपर है, जिसके 9 चैप्टर्स हैं, उसके ऊपर एक मैं सीरीज लॉन्च करने लगा हूँ। मुझे वो अभी बुक हासिल हुई है, तो मैं काफी अच्छे से उसको पढ़ रहा था, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर मैं एक रिकॉर्ड करूँ। तो देयर आर द फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स बाय द सीएमटी जिनको मैं मुतारफ कराऊंगा, कि एक हमारा प्रोजेक्ट है सीएमटी एकेडमी के नाम से, जिसमें मैं गल्फ कंट्रीज की प्रिपरेशन करवाता हूँ, और फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट ओनली। और आप किसी भी गल्फ कंट्रीज की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, लेक्चर्स लेकिन उर्दू और इंग्लिश मिक्सअप हैं, और उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन सी द डीएचए, अबू धाबी एक्सेट्रा, और गल्फ कंट्रीज जितने भी हैं उनकी मैं प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, एज यू कैन सी ओमान, कतर, और डिफरेंट कंसल्टेंट्स में हमारे पास मौजूद है। दूसरा, मेरे दो प्रोजेक्ट्स हैं, सर्टिफिकेट इन मैनुअल थेरेपी और डिप्लोमा इन मैनुअल थेरेपी। दे आर आल्सो एक्टिव इन पाकिस्तान राइट नाउ, और ये ऑनलाइन भी हो सकता है। दीज आर माई बुक्स। ओके, एक और मेरा प्रोजेक्ट था एम प्रेजेंटेशन सीरीज के साथ साथ बुक सीरीज है, जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। आप मंथली सब्सक्रिप्शन के बुनियाद पे आप किसी भी चैप्टर्स, किसी भी जो बुक्स हैं उनके चैप्टर्स ले सकते हो। इनके ऊपर क्या होता है कि इन बुक्स के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, मैं बुक से पढ़ाकर उनको उर्दू में रिकॉर्ड करके रखता हूँ, और उनको आप मंथली सब्सक्रिप्शन के तौर पे ले सकते हैं। ये अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, कुछ ग्रेजुएट्स के लिए। और एमसीक्यू बुक सीरीज की अगर मैं बात करूँ, तो ये डिफरेंट एमसीक्यू सीरीज है, डिफरेंट बुक्स के लिए, लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए यूज होती हैं, अबू धाबी के लिए, एनपीटी के लिए, जस्ट लाइक एज यू कैन सी स्कोर बिल्डर की बुक है, इस तरह करके। देन दिस इज माय अपकमिंग कोर्स, 3 days in Islamabad and Lahore, 6 days in Karachi, और and one of my lab experts panel. So, thank you.